दोस्तों पहले तो मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा रहा हूँ। वो वीडियोस देखिए जो बांग्लादेश से आ रही हैं। देन उसके बाद में हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो जैसा आप लोगों को पता चल गया होगा, बांग्लादेश के अंदर में तख्ता पलट हो चुका है। साथ ही साथ में वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। रिज़ाइन करने के बाद में वो बांग्लादेश को छोड़कर निकल कर भारत में आ गई हैं। और जब वो बांग्लादेश को छोड़ रही थी तो ये उसी समय का वीडियो आपके सामने चल रहा है। ये बांग्लादेश छोड़कर निकलना भी पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो मिलिट्री है उन्होंने इनको अल्टीमेटम दिया, देश छोड़ने के लिए बोला कुछ ही देर के अंदर अंदर। उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है बांग्लादेश में भयंकर प्रोटेस्ट की वजह से। और लोगों की डिमांड भी थी कि जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, वो रिज़ाइन करें। नाउ फाइनली ये सभी चीज़ें यहाँ पे वो लोग कर पाए हैं। अभी प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलने वाली है बांग्लादेश को भी, साथ ही साथ में इंडिया को भी, क्योंकि दोनों के बॉर्डर पर हाई अलर्ट इशू कर दिया गया है। चलिए समझते हैं। दोस्तों बांग्लादेश से ही एक और वीडियो आपके सामने चल रहा है जहां पे दिखाई पड़ रहा है कि लोग प्रोटेस्ट करते करते जो वहां की प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस है, जहां पे शेख हसीना रहा करती थी, वहां पे लोग घुस चुके हैं और यहां पे लूट भी मची हुई है। लोग यहां पे सामान चोरी कर रहे हैं, जो भी साड़ी बर्तन मिले हैं वो सब उठा के ले गए। देन उसके साथ साथ पार्लियामेंट वहाँ का पूरी तरह से प्रोटेस्ट हुआ है। पार्लियामेंट में लोग घुस गए हैं, वहाँ पर बहुत तोड़ फोड़ हुई है। वो सभी चीज़ें आप लोगों ने वीडियोस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, वो भी आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे डेमोक्रेसी अभी के लिए तो नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है इसका भुगतान बांग्लादेश को बहुत भयंकर तरीके से भुगतना पड़ेगा। आगे मैं इसके बारे में कुछ फैक्चुअल बेसिस पर जो डेटा है वो शेयर करूंगा कि ऐसी बात मैं क्यों बोल रहा हूँ। फिलहाल के लिए ये वीडियोस आपने देख लिए हैं। चलिए अभी सेशन को शुरू करते हैं। इन सब का विस्तार से पूरा का पूरा यहाँ पे जो चर्चा है वो होने वाली है इसी लेक्चर के अंदर में। So hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 6th of August 2024. तो गाइज आज है तारीख 6 अगस्त 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है ब्रह्मानी रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सूडान्स प्राइमरी नेचुरल रिसोर्स। दोस्तों सूडान जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे प्राइमरी नेचुरल रिसोर्स क्या है, ये आपने बताना है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कॉन्गो को लेकर पहले बना था। फिलहाल के लिए ऑप्शन है आपके पास में, पहला है डायमंड, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है टिम्बर या फिर चौथा है यूरेनियम। बताइए क्या है प्राइमरी नेचुरल रिसोर्स हमारे सूडान के लिए। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों पूरे दुनिया में ही चर्चा हो रही है बांग्लादेश की। कल दोपहर से अभी तक लगातार बांग्लादेश ट्रेंड कर रहा है। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बांग्लादेश में आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है, मिलिट्री कू हो चुका है, तख्ता पलट देखने को मिला। जिसके बाद बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने क्विट कर दिया, यहाँ पे जो रिज़ाइन है वो कर दिया है। उसके बाद वो इंडिया आ चुकी हैं और इंडिया के बाद लंदन जाएंगी, ऐसा यहाँ पे आर्टिकल्स का कहना है। वहाँ पर वो कह सकते हैं शरण लेंगी लंदन में जाके। इसी तरीके से इकोनॉमिक टाइम्स ने भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। फिलहाल के लिए चलिए जानते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश में हुआ क्या है और इसके पीछे का रीज़न क्या है। बांग्लादेश का कोटा प्रोटेस्ट क्या है जिसकी वजह से ये सब कुछ देखने को मिला कि आज डेमोक्रेसी ही खत्म हो गई वहाँ पर। समझते हैं। तो जितनी भी चीज़ें बांग्लादेश में नज़र आ रही हैं दोस्तों, वो बेसिकली शुरू होता है एंटी कोटा प्रोटेस्ट के साथ में। रिजर्वेशन के खिलाफ वहाँ पे जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ बेसिकली उसकी वजह से होता यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश में एक प्रकार का रिजर्वेशन चलता था, लेकिन उस रिजर्वेशन को 2018 में जो करंट सरकार है उन्होंने ख़त्म भी कर दिया था। लेकिन हुआ ये दोस्तों कि इस साल 2024 में, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले से ही तो यहाँ पे ये वॉयलेंस नज़र आ रहा है, तो 2018 में वैसे रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया था, लेकिन जून 2024 के अंदर में दोस्तों वहां के कोर्ट ने वापस से इस कोटा सिस्टम को लाने की मांग की।
जैसे ही ये मांग हुई, जहां पे शेख हसीना का कोई रोल नहीं है, कोर्ट ने बेसिकली यहाँ पर मांग की है। मांग करते ही दोस्तों यहाँ पे देश भर में लगातार प्रोटेस्ट होने लगा कि हमें यहाँ पर ये वाला जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो नहीं चाहिए। आखिरकार कौन सा रिजर्वेशन सिस्टम है ये? तो दोस्तों ये है वो बांग्लादेश का कोटा सिस्टम। इसको जूम करता हूँ ताकि आप बढ़िया से समझ सकें। बांग्लादेश के अंदर में रिजर्वेशन किस तरीके से दिया गया है, मतलब जो दिया जाता था वो मैं आपको बता रहा हूँ। 5% माइनॉरिटीज़ को दिया गया है इसमें, 10% कोटा महिलाओं को दिया गया है, 10% कोटा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, साथ ही साथ में 30% कोटा जो है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स यानी बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में जितने भी व्यक्तियों का रोल था, उनके चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको 30% के आसपास कोटा मिलता है। बाकी 1% कोटा फिजिकली चैलेंज पर्सन्स के लिए है। उसके साथ साथ दोस्तों बाकी जो बचता है वो 44% के आसपास कोटा बचता है, जो मेरिट बेस्ड है, यानी मेरिट के बेसिस पर ही यहाँ पे उनका सभी जगह पर रिक्रूटमेंट होगा, जॉब्स वगैरह मिलेंगी। जैसा काम करेंगे, जैसा परफॉर्मेंस होगा, जैसी क्वालिफिकेशंस होंगी, उसके बेसिस पर यहाँ पे उनको कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे लोगों का यही प्रोटेस्ट शुरू हुआ कि हमें ये वाला कोटा सिस्टम नहीं चाहिए, इसको पूरी तरह से एबॉलिश कर दो, ख़त्म कर दो। हमें 100% मेरिट बेस चाहिए। हम अपने क्वालिफिकेशंस और साथ ही साथ परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही जो रिक्रूटमेंट है या जॉब्स वगैरह हैं वो चाहते हैं। तो इसी को ख़त्म करने की मांग की। और ऐसा वाला सिस्टम दोस्तों 2018 में ख़त्म कर दिया गया था, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन शुरुआत यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने की कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि चलिए यहाँ पर वापस इसको शुरू कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट ने एक भयंकर रूप ले लिया। अभी तक आप देख पाएंगे इस प्रोटेस्ट में 300 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सबसे बड़ा और डेडलीस्ट डे जो था वो संडे था। संडे में लगभग अकेले एक ही दिन में 94 से ज़्यादा लोगों की जान गई। आपने वीडियोस देखा बांग्लादेश का जो नज़र आ रहा है, जो प्रोटेस्ट वाले वीडियोस हैं वो और ज़्यादा भयंकर हैं, उसको आप देख नहीं पाओगे। उसमें इतना ज़्यादा वायलेंस आपको नज़र आ रहा है, इतने ज़्यादा राइट्स वहाँ पर देखने को मिले हैं। अगर मैं वीडियो वो चला भी देता तो यूट्यूब उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता। तो ये सिनेरियो है करंट समय पर। और फिर यही सिमिलर आर्टिकल आज के हमारे न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर है, पेज नंबर 5 पर है, पेज नंबर 9 पर है, पेज नंबर 14 पर है। पूरे अखबार में आर्टिकल भरे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। अभी दोस्तों यहाँ पे हमने देखा म्यांमार, हमारा पड़ोसी देश, अब ये दूसरा पड़ोसी देश है जहाँ पर इसी तरीके का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। म्यांमार में तो खैर पूरा तरीके से तख्ता पलट हुआ, मिलिट्री ने कंट्रोल लिया। अगर वैसा सिचुएशन अगर बांग्लादेश में देखने को मिलेगा तो दोस्तों समझना बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स क्रिएट होने वाले हैं, खासकर बॉर्डर पर भी। लेकिन अभी के समय पर जो भी कुछ हुआ, ये आपके सामने जो फोटो दिख रहा है, लोग यहाँ पे इतनी तरीके से बैठे हैं और बांग्लादेश का झंडा लहरा रहे हैं, इतनी भीड़ जमा है। पता है ये फ़ोटो कहाँ का है? ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के पैलेस का, उनके घर का, उनके रेसिडेंस का फ़ोटो है, जहाँ पे लोग पहुँचे और वो निकल कर भागकर आ गई थी इंडिया। तो शेख हसीना ने क्विट कर दिया और वो इंडिया में लैंड की, जिस वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल बताया जा रहा है। इसमें मेंशन भी किया गया है कि 300 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसकी वजह से लोग गुस्सा हैं और इस पूरे देश में मिलिट्री का कंट्रोल आ चुका है। और अभी के समय पर बांग्लादेश में जो सबसे पावरफुल आदमी कौन है, वो है वहाँ का आर्मी चीफ, नाम है जनरल वाकिर उज़ ज़मान। और वाकिर उज़ ज़मान ने कंफर्म कर दिया है शेख हसीना का रेजिग्नेशन, और उन्होंने बोला है कि इस देश को मैं एड्रेस करूँगा। साथ ही साथ में बोला है कि सरकार बनाई जाएगी, एक इंतरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या ये इंतरिम गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि मिलिट्री बनाएगी तो हो सकता है सरकार मिलिट्री के अंडर में चले, जैसा पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट सभी देखते हैं, हमें पता है कि वो मिलिट्री ही कंट्रोल कर रही है, तो प्रॉपर डेमोक्रेसी तो वो है नहीं। तो देखेंगे क्या होगा आखिरकार। साथ ही साथ में यहाँ पर जो आर्मी चीफ जनरल हैं, उन्होंने जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनसे ज़ोर लगा के बोला है कि अब देखो जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं या जितने भी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनको रोक दो, जो होना था वो हो गया, और हम जितने भी लोग यहाँ पर मरे हैं इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर में उनके लिए जस्टिस लाने का काम करेंगे। साथ ही साथ आर्मी चीफ ने एक बात और बोली है, इन्होंने बोला है कि हम प्रेसिडेंट से बात करेंगे, एक इंतरिम सरकार बनाई जाएगी, और इंतरिम सरकार बनाई जाएगी ओपोजिशन पार्टीज़ के साथ में मिलकर। यानी कि जो शेख हसीना है और इनकी जो पार्टी थी अवामी लीग, इसका अभी सारा रोल ख़त्म कर दिया गया है इस पर्टिकुलर देश के अंदर में। साथ ही साथ यहाँ पर इनके यानी चीफ के थ्रू बोला जा रहा है कि ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ, सिचुएशन जल्दी बेहतर होगी, और अगर सिचुएशन जल्दी बेहतर हो जाती है तो हमें किसी इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे देश ने ऑलरेडी इकॉनमी को बहुत बुरी तरह से फेस किया। इकॉनमी के अंदर में एक बड़ा गिरावट हिट देखने को मिला है, जो कि मैं कहूँगा ये चीज़ ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि इकॉनमी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के अंडर में थोड़ा सा रिवाइव हुई थी। अभी कुछ आर्टिकल्स मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल जनरल यहाँ पर बोलते हैं कि ये समय है इस वायलेंस को रोकने का। रेजिग्नेशन हो ही चुका है, अब देश भर में कर्फ्यू लगा है,
हमारा मेन पर्पज़ यही है कि हम इस चीज़ को रोक सकें और अभी के समय पर बांग्लादेश में शांति बना सकें, अदरवाइज़ यहाँ पर इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब ये सब सिनेरियो देखते हुए दोस्तों, लगभग 3 बजे के आसपास कल दोपहर में जितने प्रोटेस्टर थे उन्होंने यहाँ पर लगातार जितने भी पुलिस के बैरिकेड्स लगे थे वो सब तोड़ दिए, और जो भी यहाँ पर गेट था प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल रेसिडेंस का, जो आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे लोग पहुँच गए। सोर्स के थ्रू यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये शेख हसीना थी, उन्होंने कंफर्म किया कि वो पहले चाहती थी एक रिकॉर्ड करके जाएं पूरी स्पीच को, लेकिन इतना समय नहीं मिल पा रहा क्योंकि बहुत बड़ी क्राउड उनके घर के सामने खड़ी थी, तो तुरंत यहाँ पे उनको भागना पड़ा। साथ ही साथ में जो सिक्योरिटी टीम है उनको वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा के समय का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे लेकर गए, वहाँ से इनकी बहन और साथ ही साथ में यानी शेख हसीना की सिस्टर और शेख हसीना, ये सब हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो स्टार्टिंग में वीडियो दिखाया था वो यहाँ पर इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया में जैसे ही पहुँचे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब, साथ ही साथ में इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ, ये सब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से मिलते हैं। मतलब अब एक्स प्राइम मिनिस्टर कहना सही रहेगा क्योंकि हटा दिया गया इन्हें, इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। तो इनके साथ में मिले, बातचीत हुई। कहाँ पे हुई बातचीत? खासकर हिंडन में यहाँ पर ये पूरा का पूरा डिस्कशन या जो भी है बातचीत होती है। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है हमारा, आपको पता होगा। अब उसके बाद में जैसे बोला जा रहा है कि जो शेख हसीना है उनका एक्सपेक्टेशन ये है, मतलब बताया जा रहा है कि हो सकता है, देखो कल तो वो इंडिया में रुकी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं वो लंदन के लिए रवाना हो चुकी हैं। तो फिलहाल के लिए हो सकता है थोड़ा वेट भी करें, क्योंकि इन्होंने मांग की है एजाइलम की। वो यूके में जाएंगी शरण लेने के लिए, क्योंकि यहाँ वहाँ पे ही उनकी सिस्टर भी रहती हैं। ऐसा कुछ जो डिटेल्स हैं वो आर्टिकल के अंदर में शेयर की जा रही है। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है कि बांग्लादेश में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि एक प्रोटेस्ट की वजह से ये मामला इतना भयंकर बिगड़ गया। देखिए दोस्तों, केवल प्रोटेस्ट ही नहीं, कई सारी आर्टिकल या सोर्सेस ये बताते हैं कि बांग्लादेश में सरकार गिरना एक कहीं ना कहीं फॉरेन पावर का भी रोल हो सकता है, क्योंकि जब बांग्लादेश में इस साल इलेक्शन हुए साल 2024 में, तो अमेरिका की साइड से यहाँ पर स्टेटमेंट आया कि बांग्लादेश में फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं हुए हैं, सही तरीके से इलेक्शन ना हुए, ऐसा यहाँ पे लोगों ने सुना, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन वो बहुत थोड़ा था, जिसके बाद कोई चर्चाएँ ज़्यादा हुई नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर वही प्रोटेस्ट अलग अलग फॉर्म में या अलग अलग वजह से इतना भयंकर रूप ले लेता है कि इस कोटा प्रोटेस्ट में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का कोई रोल नहीं है ना। उन्होंने तो हटा दिया था उनकी सरकार ने, और ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिनेरियो देखना पड़ा कि उनको रिज़ाइन करके अपने देश से भागना पड़ा। ये हो गया बात। उसके अलावा शेख हसीना के जो फादर हैं, जिनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, बताया जाता है कि वो बांग्लादेश को बनाने के पीछे का भी यहाँ पर उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था। शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की डॉटर हैं। शेख मुजीबुर रहमान को फाउंडिंग फादर या फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश बोला जाता है। जिस इंसान ने यहाँ पर बांग्लादेश को बनाया, उसकी जितनी भी मूर्तियाँ हैं, सबसे बड़ा यहाँ पर मॉन्यूमेंट है, स्टैचूज़ हैं, वो सब तोड़ दिया गया है वहाँ के लोगों के थ्रू। यानी कंप्लीट एक लगता है बांग्लादेश में बड़ा चेंज आने वाला है, और वो चेंज कैसा होगा वो समय बताएगा। सिमिलरली पेज नंबर 5 पर दोस्तों ऐसे आपको वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स और मिलने वाले हैं। मैंने आपसे बोला था ना, पूरा अखबार भरा हुआ है उसी न्यूज़ से लेकर ये चारों न्यूज़ आपको लगातार आसपास में दिख रही हैं। ये सब बांग्लादेश से रिलेटेड है। दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम भी नज़र आएगी, स्पेशली बॉर्डर्स के ऊपर। फिलहाल के लिए अभी के लिए तो बॉर्डर शांत है। जो एक्स्ट्रा पर्सनल है उनको डिप्लॉय कर दिया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। जो लोग छुट्टी पे थे उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है, और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे जारी किए गए हैं, स्पेशली बॉर्डर पर, ताकि कोई दिक्कत ना हो हमारे बॉर्डर वाले रीजन पे। लेकिन इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इधर से बॉर्डर पर है, उसके अलावा बांग्लादेश की साइड से जो बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बीएसएफ ने एक हाई अलर्ट जारी किया है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर, और नंबर ऑफ़ ट्रूप्स जो हैं, जितने भी यहाँ पे पर्सनल्स हैं, उनको वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है, तैनात कर दिया गया है, क्योंकि ये करना ज़रूरी है। इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर 4096 किलोमीटर का है। लंबा चौड़ा बॉर्डर आपको नज़र आएगा। बांग्लादेश भारत के कई सारे स्टेट्स के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है, जैसे वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। जैसा ये यहाँ पर आप फोटो देख पाओगे दोस्तों, तो ये है यहाँ पर बांग्लादेश, और इसके आसपास जो स्टेट्स नज़र आ रहे हैं इंडिया के, जैसे वेस्ट बंगाल है, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये सब स्टेट्स बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। तो ये पूरा बॉर्डर है, इसको सिक्योर करना करंट समय पर बहुत ज़रूरी है। और ये सब दृश्य देखते हुए कल शाम को ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बैठाई,
उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी प्रेजेंट थे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, होम मिनिस्टर अमित शाह, साथ ही साथ में फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ये सभी लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे। जिस मीटिंग के अंदर एस जयशंकर जी ने सारा सिनेरियो जो बांग्लादेश का है वो सब यहाँ पर रखा सामने, उसको लेकर सभी डिस्कशंस हुए। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर कुछ और चीज़ें आप देख पाएंगे। जो ट्रेन सर्विसेज हैं, देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में कई सारी ट्रेन सर्विसेज हैं, ट्रेन चलती हैं, उन सबको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है और ये मंडे में सभी ट्रेन ऑपरेशंस को सस्पेंड किया गया। और अभी के समय पर जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ट्रेन है वो है कोलकाता ढाका कोलकाता जो मैत्री एक्सप्रेस है। उसके अलावा यहाँ पे एक बंधन एक्सप्रेस है, देन उसके बाद मिताली एक्सप्रेस है। इन सबको सस्पेंड कर दिया गया है 21 जुलाई तक। वैसे ये सस्पेंशन पिछले मतलब लंबे समय से यहाँ पर सस्पेंशन चल रहा है, मतलब 21 जुलाई से यहाँ पे उसको सस्पेंड किया गया है क्योंकि जुलाई से ही लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं और आगे भी दोस्तों यहाँ पे लंबे समय तक ये सस्पेंड ही रहने वाले हैं क्योंकि हम अपने बॉर्डर्स पर शांति को चाहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। लेकिन पता है ये जितना भी सब कुछ हुआ है, बांग्लादेश के जो लोग हैं वो इस समय अपने आप को पीछे ढकेल रहे हैं। रीज़न क्या है? आपके सामने CNBC का आर्टिकल है एक, और ये भी थोड़ी देर पहले पब्लिश हुआ है, चेक भी कर सकते हैं कि बांग्लादेश की जो इकॉनमी है दोस्तों वो तेज़ी से ग्रो हुई थी शेख हसीना की लीडरशिप के अंदर में। भले ही कोविड-19 पैंडेमिक आया, उस डिसरप्शन के दौरान भी दोस्तों यहाँ पे जब GDP ग्रोथ रेट कम हो रहा था तो बांग्लादेश की इकॉनमी में एक मजबूती दिखाई और ग्रोथ यहाँ पे वापस से देखने को मिली 2021 में। 2022 में 7.15% से ग्रोथ हुई और ये बात जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, ADB ने यहाँ पे फोरकास्ट किया था कि यहाँ पे बांग्लादेश की एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी 2025 तक। लेकिन 2025 तक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को तो मिलती, लेकिन करंट समय पर अब जो व्यापार है, ट्रेड वगैरह है, वो सब बुरी तरह से अफेक्ट होने वाला है। तो वही कह रहा हूँ मैं कि लोगों को बहुत चीज़ें यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती हैं आने वाले समय पर। जो बांग्लादेश जितना आगे आया था, इवन यहाँ पर पाकिस्तान में से ही टूटकर बांग्लादेश बना। टूटकर मतलब पहले वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, 1971 का जो ये वॉर हुआ उसके बाद यहाँ पे वो बांग्लादेश बना, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देख पाओगे बांग्लादेश की इकॉनमी पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी। ये आर्टिकल 16 दिसंबर 2023 का है। बांग्लादेश एजिस पाकिस्तान इंडिया इन पर कैपिटा जीडीपी में लोगों ने बहुत बड़ी ग्रोथ यहाँ पे अचीव की थी। ये आप देख पाएंगे कि जो कैलकुलेशन है इस देश के अंदर में अर्निंग को लेकर वो चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। लोग यहाँ पर ज़्यादा बेटर तरीके से अर्न कर रहे थे, ज़्यादातर लोग अच्छा अर्न कर रहे थे पाकिस्तान के लोगों के कंपैरिजन में। लेकिन प्रॉब्लम अब बिगड़ सकती है। एनीवे, अब जो भी अपडेट्स होंगे वो आपके साथ में डिस्कस किए जाएंगे, डोंट वरी। अभी आते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो ये पेज है दोस्तों, ये है पेज नंबर 13। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। कई लोग द हिंदू न्यूज़पेपर में केवल डेली एडिशन पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं आप बड़ी गलती कर रहे हो। रीज़न यह है कि मुझे भी फोर्स किया गया था कई सारे लोगों के थ्रू, सब्सक्राइबर्स के थ्रू कि सर डेली एडिशन का यूज़ कीजिए। मैं भी कई दिनों से डेली एडिशन यूज़ कर रहा था, जैसा आप लोग देख पा रहे हो। लेकिन आपके सामने जो ये न्यूज़पेपर है दोस्तों, ये इंटरनेशनल एडिशन है और इंटरनेशनल एडिशन में बहुत सारे रेलिवेंट आर्टिकल्स ऐसे हैं जो डेली एडिशन में नहीं आते हैं और जिनको लेकर यूपीएससी सवाल पूछ चुका है। जैसे ये देखिए, ये दोनों आर्टिकल आज हमारे न्यूज़पेपर में प्रेजेंट है, लेकिन इंटरनेशनल एडिशन वाले में, डेली एडिशन में नहीं प्रेजेंट है। अभी आर्टिकल ऐसे हैं कि आपके एडिटोरियल सामने जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बेकार हैं। यहाँ से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है और इस वाले आर्टिकल से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। दोनों ही रेलिवेंट टॉपिक हैं और ऐसे दोस्तों बीच बीच में कई सारे टॉपिक्स हैं जो निकल गए हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि आप डेली एडिशन को छोड़िए, इंटरनेशनल एडिशन को प्लीज़ इसी को लेकर चलो, क्योंकि इसमें बहुत रेलिवेंट टॉपिक्स आते हैं। कई बार जो स्टेट वाले आर्टिकल हैं उनमें भी बदलाव नज़र आ जाता है और ये चीज़ें मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था, बट मैंने सोचा यार चलो सब्सक्राइबर्स का डिमांड है तो उस चीज़ को मेंटेन करते हैं। लेकिन दोस्तों चलते चलते यहाँ पर क्या होता है ना, आज यार थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हुआ। आज भी 2 आर्टिकल्स ऐसे देखने को मिले, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, फिर मैं उसको स्किप कर देता था कि छोड़ो, जब यहाँ पे लोग एडिशन फॉलो नहीं कर रहे। फिर लोग यहाँ पे नीचे कमेंट करते हैं, सर आप द हिंदू नहीं पढ़ा रहे हो, ये नहीं पढ़ा रहे हो, है ना। आपने देखे भी होंगे कमेंट, कई सारे लोग मुझे बता रहे थे ग्रुप के अंदर में कि आप ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ाते हैं सर, आप केवल नाम यूज़ कर रहे हैं, द हिंदू का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आर्टिकल हमारे न्यूज़पेपर से मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इंटरनेशनल एडिशन के अंदर जो आर्टिकल है वो दूसरे एडिशंस में नहीं है। और अभी आपको पता होगा, जो आप न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन लेंगे, अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं द हिंदू पे। सब्सक्रिप्शन जब लेंगे दोस्तों, तो जब आप ओपन करते हैं सबसे पहला ऑटोमेटिक जो एडिशन है वो इंटरनेशनल ही सेट किया गया। उसके बाद आपको पहले आपको डेली वाला मिलता था, बट अभी के समय पर ये वाला मिलता है। तो मैं कहूँगा आप इसी को रेफ़र कीजिए, आपको ये ज़्यादा हेल्प करेगा।
ठीक है, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो बहुत रेलिवेंट है, हम छोड़ रहे हैं उसको, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। बाकी जो कुछ प्रीवियस आर्टिकल होंगे सेव है मेरे पास में, वो मैं डिस्कस कर दूंगा, डोंट वरी, उसके लिए परेशान ना होइएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अपने इस वाले पर्टिकुलर आर्टिकल की। कोल इंडिया आज के समय पर फोकस कर रहा है लिथियम के ऊपर, स्पेशली जो चिली के अंदर में पाया जाता है। तो हुआ यह है कि हमारी जो कंपनी है स्टेट रन कोल इंडिया, तो ये क्या कर रहा है लिथियम के अंदर में, चिली नाम का जो देश है साउथ अमेरिकन कंट्री, वहाँ पे लिथियम को एक्सप्लोर करने के ऊपर फोकस कर रहा है। हम लिथियम वहाँ से निकालेंगे, अपने यूज़ के लिए यहाँ पर ये काम करेंगे, और इसके लिए हमने अपना इंटरेस्ट दिखाया है चिलियन सरकार के साथ में, और पार्लियामेंट ने भी इसको मंडे में इन्फॉर्म किया, जिसको लेकर हमने कई सारे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स भी कर लिए हैं दोस्तों। एग्रीमेंट्स भी हो चुके हैं जहां पे हम चिली के अंदर से लिथियम एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि चिली लिथियम के मामले में एक इम्पॉर्टेंट देश है। और ध्यान रखिए, बताया ये जाता है कि चिली दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर है, और लिथियम एक ऐसा चीज़, एक ऐसा मिनरल है जिसकी रिक्वायरमेंट आज पूरे दुनिया को है। आज लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें बैटरी का उपयोग हो रहा है दोस्तों, उसमें लिथियम का इस्तेमाल होता ही है। वो सब लिथियम आयन बैटरी से चलता है। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, दुनिया भर में लिथियम का जितना व्यापार होता है, आप इमेजिन कीजिए 36% ट्रेड केवल चिली हैंडल करता है। तो इस वजह से डिस्कशन करना, इनके साथ में रिलेशन मेंटेन करना ज़रूरी भी है, ताकि हमको हेल्प मिल सके। हम भी चाहते हैं लिथियम को एक्सप्लोर करना। भारत में जो लिथियम है वो पाया तो गया है दोस्तों, लेकिन उसकी जो फॉर्म है वो कुछ ऐसी है जिसको निकालना काफ़ी मुश्किल है, या हमारे पास में वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर रॉक वगैरह में होता तो हम निकाल सकते थे, लेकिन सैंड वगैरह में है तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर जो लिथियम की खदानें हैं दोस्तों, वो बिक भी नहीं रही हैं। कंपनियाँ बोल ही नहीं लगा रही हैं इंडिया में लिथियम मिलने के बावजूद भी। तो करंट समय की जो सिचुएशन है, जब तक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करती या नया सोल्यूशन नहीं आता, तब तक के लिए यहाँ पे हमें इन कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशंस है वो मेंटेन करने होंगे, और लिथियम की जो डिमांड्स है वो पूरी करनी होगी। दूसरी बात दोस्तों, चिली ही नहीं, केवल चिली के बगल में ही एक और देश है अर्जेंटीना, फिर एक और देश है बोलीविया। तो ABC करके याद रखो, ये तीनों के तीनों देशों में लिथियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया को मिला दे तो ये मिलकर बनता है लिथियम ट्रायंगल। पता होगा, क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए लिथियम ट्रायंगल में कौन से 3 देश हैं। मैं आपको बता दूं, इसी साल की बात है, कुछ महीने पहले भारत सरकार ने अर्जेंटीना के साथ में भी डील करी है। वहाँ से भी हम लिथियम निकाल रहे हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। प्रोडक्शन भी हमें बढ़ाना होगा, ताकि डिमांड्स और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा किया जा सके। अब एक फ़ोटो देखिए सामने, मैं बात कर रहा था साउथ अमेरिका की। तो इस पर्टिकुलर मैप को दोस्तों ऊपर आप देख पाओगे, तो ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में स्पेशली हम इस वाले पर्टिकुलर रीजन में फोकस करेंगे। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम इस तरीके से अपने ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आते हैं। तो ये है आपका चिली, ये है बोलीविया, ये है अर्जेंटीना। ठीक है, यहाँ पे भरपूर मात्रा में लिथियम देखने को मिलता है। लेकिन अभी आर्टिकल पूरा नहीं हुआ है। देखिए, ये तो आपने केवल न्यूज़ आर्टिकल पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा लिथियम के बारे में पूछ लिया जाएगा, तब क्या करेंगे। चलिए, वो नोट्स बना के आपको मैं रेडीमेड तरीके से दे रहा हूँ, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, सभी एक ही जगह पर कंपाइल करके चीज़ें मिल जाती हैं। तो लिथियम एक प्रकार का एल्कली मिनरल है, जिसको हम कभी वाइट गोल्ड का नाम भी देते हैं। सॉफ्ट सिल्वर और यहाँ पे वाइट मेटल है। और ध्यान रखिए, हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का मेटल है, लाइटेस्ट मेटल। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने यही पूछ लिया था, बताइए लाइटेस्ट और हैवीएस्ट मेटल कौन सा है। तो लाइटेस्ट मेटल आपका लिथियम है। लिथियम की मेजर प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? हाईली रिएक्टिव है, लो डेंसिटी है, इसमें अच्छी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी वजह से हम इसको लगातार यूज़ कर रहे हैं, बैटरीज वगैरह बना रहे हैं। फिर बात आती है टॉप प्रोड्यूसर की। तो लिथियम दोस्तों नेचुरली मिलता है हमें अलग अलग प्रकार के मिनरल्स में, अलग अलग प्रकार के रॉक्स में। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है स्पोड्यूमिन, देन पेटालाइट, एंड देन उसके बाद है लेपिडोलाइट। तो अलग अलग प्रकार के जो मिनरल्स हैं उनमें नेचुरली ये लिथियम पाया जाता है। बस इसको निकालना पड़ता है, इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है, देन उसके बाद यूज़ करना पड़ता है। करंट समय पर लिथियम के जो सबसे बड़े उत्पादक हैं, टॉप प्रोड्यूसर्स है, वो कौन कौन है? उसमें ऑस्ट्रेलिया है, चिली है, चाइना है एंड अर्जेंटीना है। साल 2022 में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया दुनिया का लीडर था इन टर्म्स ऑफ लिथियम माइन प्रोडक्शन। जहां पे लिथियम प्रोडक्शन की बात हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे था। चिली और चाइना सेकंड और थर्ड रैंक पर थे। तो चिली का एक इंपॉर्टेंट रोल बना हुआ है, देख रहे हो आप, है ना। यही चीज़ यहाँ पर हमारे आर्टिकल में एक्सप्लेन की गई है। अभी हाल ही में भी दोस्तों कैलिफोर्निया के अंदर जो साल्टन सी है, वहाँ पर भी भरपूर मात्रा में 18 मिलियन टन के आसपास लिथियम डिस्कवर किया गया उस समुद्र के अंदर, ऐसा यहाँ पर बोला गया है।
अब एक छोटा सा डिटेल है, जैसे मैंने बोला जब भी बात आती है लिथियम की तो 3 देशों की चर्चा होती ही होती है। वो 3 है अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, और तीनों साउथ अमेरिकन कंट्री हैं, पड़ोसी देश हैं। और इन तीनों देशों को मिलाकर एक ट्राइंगल, एक ग्रुप बनता है जिसको बोलते हैं लिथियम ट्राइंगल। अब क्वेश्चन यह है कि लिथियम लिथियम इतनी देर से कर रहे हैं हम, इसके यूजेस क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? बहुत सारे उपयोग है दोस्तों। बैटरीज के अंदर में यूज़ होता है, और वही बैटरी स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर में इस्तेमाल होती है। फिर ग्लास और सेरेमिक्स के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। लिथियम कंपाउंड का हम इस्तेमाल करते हैं ग्लास को मजबूत करने के लिए, सेरेमिक्स को बनाने के लिए। फिर दवाइयों के अंदर लिथियम दोस्तों एज अ मूड स्टेबलाइजर भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पे जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, जिससे हनी सिंह गुजरा था, बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी ट्रीटमेंट के लिए भी लिथियम का यूज़ होता है। फिर बात है ल्यूब्रिकेंट्स की, तो लिथियम यहाँ पे एज अ मतलब आप कह सकते हैं कि ग्रीस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, है ना। चीज़ों को थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो एज अ ल्यूब्रिकेंट भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सॉफ्ट मेटल है। अब बात आती है यहाँ पर लिथियम की जो स्थिति है भारत में, वो कहाँ पर स्टैंड करती है, ज़रा एक बार थोड़ा सा नज़र इस पे भी मार लेते हैं। साल 2023 लिथियम डिस्कवरीज में इंडिया के लिए ज़रूरी था। क्यों? बड़े बड़े भंडार मिले दोस्तों। जम्मू कश्मीर के अंदर रियासी डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है सलाल हेमा एरिया, यहाँ पर 5.9 मिलियन टन्स के आसपास लिथियम पाया गया। बट वो बात अलग है कि कंपनीज़ यहाँ पे बोली नहीं लगा रही हैं इस लिथियम को निकालने के लिए। उसके पीछे के रीज़न कई सारे हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वो टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं है। प्लस कुछ और एडिशनल रिजर्व्स आइडेंटिफाई करे गए हैं झारखंड के अंदर, जो कोदेरमा और गिरिध रीजन है वहाँ पर। उसके अलावा कर्नाटका में रिसेंटली यहाँ पर लिथियम फाउंड किया गया है, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था, याद होगा, है ना। तो ये तो हो रहा है और ये करना ज़रूरी भी है, क्योंकि करंट समय पर दोस्तों जितनी भी ज़रूरतें हैं हम पूरी कर रहे हैं इंपोर्ट करके। आप ये इमेजिन कीजिए, इंपोर्ट बिल जो है लिथियम का वो 24,000 करोड़ रुपए का है। तो ये लिथियम अगर हम खुद से देश में बनाएं, प्रोड्यूस करें, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए रहने वाला है। क्लियर हो गया? आई होप आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। तो आर्टिकल के साथ साथ बैकग्राउंड डेटा पढ़ते चलें, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा आपने लिथियम वाला आर्टिकल का पढ़ा, उसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा पड़ा, वो सभी चीज़ें दोस्तों ऐसे हर एक आर्टिकल में प्रोवाइड की जाती हैं, और ये सभी चीज़ें आपको एक पीडीएफ में कंपाइल करके दी जाती हैं। एक ऐसा पीडीएफ मिल जाता है आपको जो प्रिंटेबल फॉर्म में है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा पीडीएफ आपको मिल जाता है जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। इस पर्टिकुलर ग्रुप में आपका सभी करंट अफेयर्स का कंटेंट सिक्योर हो जाता है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए या डेटा स्टोर रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बात है 1, 1.5, 2 साल करंट अफेयर्स को कवर करने की। तो वो चीज़ें सीक्वेंस वे में मैनेज हैं, डेट वाइज पड़ी हैं। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो और भी मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप उस पर्टिकुलर डेमो वीडियो के लिंक पर क्लिक करके पूरा वीडियो चेक कीजिएगा कि मुझे किस तरीके से फ़ायदे होंगे इस ग्रुप के अंदर में, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर लेना, देन उसके बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। बाकी दोस्तों मेक श्योर क्या करो यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको तो प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सब सपोर्ट कर सकते हैं, और 6 लाख सब्सक्राइबर्स का एक बड़ा मिशन है। लगभग 5.5 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँच चुके हैं, 50,000 सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोगों को हेल्प होती है इन वीडियोज़ से, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके ये मिशन पूरा कर सकते हैं। आगे आते हैं दोस्तों। अगला जो आर्टिकल है ना, इसमें कोई ज़्यादा काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये सभी काम की इन्फॉर्मेशन है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा काम की हैं। जैसे हम लोग बात करने वाले हैं डीआरसी की, दैट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। पहले इस देश को अच्छे से मैप में देख लो, उसके बाद सभी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले तो आते हैं मैप के ऊपर। ये हमारा इंडिया का मैप हुआ। इंडिया से चलना है हमें यहाँ पर अफ्रीका में। ठीक है, तो अफ्रीका में आप देख पाएंगे बड़ा बड़ा लिखा भी है डीआरसी, यही है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब इस पर्टिकुलर देश को जूम करें तो इसके आसपास कई सारे कंट्रीज़ हैं जो इसके साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं। जैसे अंगोला है, साउथ में इसकी बाउंड्री से टच करता है, देन जाम्बिया है, तांजानिया है, रवांडा है, युगांडा, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये सभी कंट्रीज़ दोस्तों
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करती हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। अब डीआरसी पता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरे दुनिया के लिए, ये देश इम्पॉर्टेंट है पूरे दुनिया के लिए। क्यों? क्योंकि इस देश में कॉपर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, कॉपर जिसको बोलते हैं तांबा। ध्यान से सुनिएगा, डीआरसी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉपर का। इस वजह से यूएसए, चाइना, ये सभी देश यहाँ पर इन अफ्रीकन कंट्रीज़ के पीछे लगे रहते हैं। देखिए वैसे अगर हम बात करेंगे तो पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ही नेचुरल रिसोर्स का भंडार है। इस पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भरपूर मात्रा में अलग अलग प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, गोल्ड, ये सभी चीज़ें। इस वजह से चाइना जो लगातार इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ाता रहता है, और ऐसा डीआरसी के साथ में भी देखने को मिला है। तो डीआरसी से चाइना बहुत सारा कॉपर निकालता भी है। अभी उसका पर्पज़ है और ढेर सारा कॉपर निकालना, क्योंकि कॉपर का इस्तेमाल सभी जगह पर होता है। किस तरीके से बताऊंगा आगे। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो पिछले साल उसने 2.7 मिलियन टन्स के आसपास कॉपर को प्रोड्यूस किया। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बना कॉपर का। और ध्यान रखिए ये इतना प्रोडक्शन था कि दुनिया की 12% सप्लाई को अकेला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मैनेज कर सकता था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर बहुत सारा कॉपर निकाला तो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा इशू है एथिकल कंसर्न। यानी कॉपर को निकालने के लिए जो चाइना टेक्निक्स अपना भी रहा है वो टेक्निक ज़्यादा बेहतर नहीं है। लोगों को यहाँ पे मतलब हाथों से लोग गड्ढा खोद रहे हैं, सिंपल से टूल दे दिए गए हैं, चाइल्ड लेबर हो रहा है। ये कुछ यहाँ पे एथिकल कंसर्न है, जिसकी वजह से कॉपर माइनिंग करते करते कई सारे लोगों की जान भी चली जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कॉन्गो और कॉपर का कनेक्शन। अब एक चीज़ और समझिए दोस्तों, ये अभी आज से लगभग 2-3 महीनों की पहले की खबर है। अप्रैल में मेरे हिसाब से अप्रैल में भारत ने भी कॉन्गो को एक्सप्लोर किया ताकि हम कॉन्गो से कॉपर और जो कोबाल्ट है दोस्तों वो प्राप्त कर सकें। तो इसलिए भी यहाँ पर ये कॉन्गो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि डेली एडिशन जो आप फॉलो कर रहे हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस हो रही हैं, उसको ना करिए प्लीज़। ये आपकी भलाई के लिए यहाँ पर बोल रहा हूँ। बाकी आप जो भी चीज़ें फॉलो करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ़िलहाल के लिए यहाँ पर आप देखें तो भारत ने अपनी जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि दोनों सरकारों के बीच में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और इंडिया के बीच में, सरकार और सरकार के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को फाइनलाइज़ किया, जिसके बेसिस पे कॉपर और कोबाल्ट हम कॉन्गो से लेंगे। इसके लिए एक बड़ा माइनिंग कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है, वो भी डीआरसी के अंदर में। अब चलिए कुछ डिटेल्स यहाँ पे बताई जा रही हैं। जैसे दुनिया में जो सप्लायर हैं बड़े बड़े कोबाल्ट के या कॉपर के, उसमें दोस्तों कॉन्गो का नाम कभी पीछे नहीं रह सकता। कॉन्गो का नाम सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया फोकस कर रहा है कि हमें कुछ ऐसे मिनरल्स मिले जिन मिनरल्स का हम इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या रिन्यूएबल एनर्जी में कर सकें। तो उसके लिए कॉपर और कोबाल्ट बेस्ट हैं। अगर आप कॉपर के यूज़ की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो तांबा होता है ना, ये एक बेस मेटल है। आप इसको कई सारे मेटल्स के साथ में मिलाकर नई चीज़ बना सकते हैं। तो कॉपर एक बेस मेटल है, इसका यूज़ होता है पावर केबल्स के अंदर। आपने कॉपर वायर्स देखे होंगे, सबसे बेस्ट क्वालिटी के वायर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक बढ़िया कंडक्टिविटी इसमें होती है, तो बिजली बहुत तेज़ी से यहाँ पे फ्लो करती है। तो जैसे मैंने बोला कॉपर एक बेस मेटल है, इसका पावर केबल इसमें इस्तेमाल होता है, विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल्स, इन सभी जगह पे यूज़ हो रहा है। फिर दूसरा उपयोग होता है दोस्तों कोबाल्ट का, क्योंकि कोबाल्ट भी हम ले रहे हैं। तो कोबाल्ट यहाँ पर कार बैटरी मेकिंग मेटल है, ध्यान रखिए, है ना। तो इससे यहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज जो बनाई जाती हैं उसमें कोबाल्ट का भी इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार से समझना होगा कॉपर के बारे में बेसिक फैक्ट्स। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, कहीं से ही बन सकता है, लेकिन हम इस तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं कि कैसा भी क्वेश्चन हो हम तैयार हैं, हम रेडी हो के आए हैं कि हाँ वाकई में कुछ प्रिपरेशन की है आपने। जब बात आती है कॉपर की, तो दोस्तों ध्यान रखिए कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्रीली फ्लो होते हैं। डक्टाइल है। उसके अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मेटल है जिसका इस्तेमाल हो रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, साथ ही साथ में डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर में। और अब आता है एक और मेन मुद्दा। पता है कॉपर से कई सारी चीज़ें बन सकती हैं। आप कॉपर को आयरन और निकल के साथ में मिला दो, क्या बन जाएगा? स्टेनलेस स्टील मिल जाएगा हमें। कॉपर को केवल निकल के साथ मिला दो और मोरल मेटल मिल जाएगा। कॉपर को एल्यूमिनियम के साथ मिला दो, आपको ड्यूराल्यूमिन मिल जाएगा। और जब हम कॉपर को जिंक के साथ में मिला देते हैं तो ब्रास मिलता है दोस्तों हमें। और कॉपर को टिन के साथ मिला दो तो ब्रॉन्ज बन जाएगा वो। ये है कॉपर का इंपॉर्टेंस। तो ये कुछ चीज़ें बन सकती हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आयरन, निकेल, कॉपर, क्रोमाइट मिला दिया है तो स्टेनलेस स्टील बन गया। कॉपर, निकेल, मोरल मेटल,
कॉपर एल्यूमिनियम से क्या बनेगा, कॉपर जिंक से क्या बनेगा और कॉपर टिन से क्या बनकर हमको मिल जाएगा। समझ गए। जो ये कॉपर और है दोस्तों, वो हमारे एंशंट हिस्ट्री के अंदर भी यहाँ पर उसका एक रेफरेंस देखने को मिल जाता है। कॉपर की जो माइनिंग होती है, जो खनन किया जाता है, हालांकि वो बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉपर की ओर्स हैं इसमें जो मेटल होता है वो थोड़ा सा या स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है। अब भारत के पास में क्या कोई कॉपर पाया जाता है? बिल्कुल, भारत के पास में भी बहुत सारी कॉपर रिजर्व्स हैं, लेकिन हमारे पास में जो कॉपर है वो लो ग्रेड का है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है। उसमें 1% से कम मेटल कंटेंट है, और जबकि इंटरनेशनल लेवल पर या कॉन्गो के अंदर जो कॉपर मिल रहा है उसमें मेटल का कंटेंट अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का कॉपर है, 2.5% से ज़्यादा है। समझ गए। तो जो मेजर पार्ट ऑफ सप्लाई हो रही है कॉपर की, वो यूएसए, कनाडा, जिम्बाब्वे, जापान, मैक्सिको से हो रही है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार भारत के पास में भी अगर कॉपर रिजर्व हैं तो वो कहाँ कहाँ पर हैं और कितने बड़े लेवल पर हैं। भारत के पास जो कॉपर भंडार है दोस्तों, वो 3 स्टेट्स में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड। बाकी यहाँ पे 7% और भी है, मतलब कहने का मतलब है राजस्थान में 50% कॉपर मिलता है, 50% भंडार कॉपर के राजस्थान में है, 24% मध्य प्रदेश में और 19% झारखंड में। बाकी जो बचा 7% वो आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटका में पाया जाता है। ठीक है, अब इन्हीं को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें। जैसे बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो कॉपर प्रोडक्शन के मामले में मध्य प्रदेश दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट रैंक पर आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर एक कॉपर माइन है जिसका नाम है मलंज खंड कॉपर माइन। तो ये खदान सबसे इम्पॉर्टेंट है। समझ गए। साथ ही साथ में थोड़े बहुत और जो मॉडरेट्स लेवल पे जो कॉपर है वो मध्य प्रदेश के अंदर बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी पाया जाता है। फिर बात आती है राजस्थान की, तो राजस्थान दूसरे नंबर पर है प्रोडक्शन के मामले में। स्पेशली यहाँ पे जो अरावली घाटियाँ, अरावली रेंज है, या फिर कुछ और डिस्ट्रिक्ट हैं, अजमेर, अलवर, भिलवाड़ा, उसके अलावा चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, झुंझुनू, उसके अलावा पाली, सिकार, सिरोही, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट्स, ये सभी वो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जहाँ पर कॉपर आपको देखने को मिलेगा। और ख़ासकर जो यहाँ पर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉपर प्रोड्यूसिंग एरिया माना जाता है। और इसमें भी इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक बेल्ट है जिसको नाम दिया जाता है खेतरी सिंगाना बेल्ट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉपर प्रोड्यूस किया जाता है। तो बात हो गई राजस्थान की। अब बचता है हमारा झारखंड। तो तीसरे नंबर पर आता है झारखंड इस कॉपर प्रोडक्शन के मामले में। अब झारखंड में दोस्तों जो सिंगभम है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉपर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसके अलावा झारखंड के अंदर जो हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट है, संथल परगाना है, पलामू डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ सभी जगह पर कॉपर देखने को मिलेगा। तो ये हो गई हमारे स्टेट्स के अंदर में कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाता है, प्लस रैंक वाइज हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन आता है कोबाल्ट रिजर्व्स के बारे में। भारत के अंदर में कोबाल्ट रिजर्व मिलते हैं क्या? क्योंकि हमने फोकस किया है कॉपर के साथ साथ कोबाल्ट के ऊपर भी। कोबाल्ट क्या होता है दोस्तों? कोबाल्ट भी एक सिल्वर कलर का वाइट मेटल होता है। इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में होता है अलग अलग चीज़ों में, जैसे बैटरीज बनाने में, जो मैग्नेट्स होती हैं वो बनाने में, एलॉयज़ बनाने में, है ना। साथ ही साथ में कई सारे कैटलिस्ट और पिगमेंट्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो जो कोबाल्ट होता है ये ज़्यादातर दूसरे मेटल्स के साथ में पाया जाता है, जैसे कॉपर, निकल के साथ में पाया जाता है। समझ गए। तो भारत के पास में कोबाल्ट रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं। वैसे ज़्यादातर इंडिया के पास में जो कोबाल्ट है दोस्तों वो ओडिशा में लोकेटेड है, ध्यान रखिए। ठीक है, वैसे इंडिया में कोबाल्ट को कोई प्रोडक्शन होता नहीं है, ये भी ध्यान रखना होगा। कोबाल्ट के रिसोर्सेज भारत में कितने प्रेजेंट है? लगभग 44.91 मिलियन टन्स के आसपास कोबाल्ट प्रेजेंट होगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पर है कोबाल्ट? तो ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, नागालैंड और राजस्थान, ये पर्टिकुलर स्टेट्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज में ध्यान रखिए कोबाल्ट का एक रेलिवेंट रोल है, और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी कोबाल्ट का एक इम्पॉर्टेंट योगदान होता है। तो ये तो बात हो गई हमारे बेसिक फैक्ट्स की। क्वेश्चन बना तो यहीं से बनेगा, और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, तो उसको स्किप ना करिएगा, बिल्कुल भी ना करिएगा। आगे आते हैं ना दोस्तों, फाइनली आते हैं आज के एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज हमारे पास में 2 रेलिवेंट एडिटोरियल्स हैं, दोनों को डिस्कस करेंगे और अच्छे आर्टिकल हैं। सबसे पहला एडिटोरियल यहाँ पर यह है आज के न्यूज़पेपर में, पावरिंग इंडियाज़ फ्यूचर नाम का यहाँ पर इसका टाइटल है, और ये पेज नंबर 9 पर आपको एडिटोरियल देखने को मिल जाएगा। शालू अग्रवाल, साथ ही साथ में दिशा अग्रवाल, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा है। राइटर ने पावर आउटेज के बारे में डिस्कशन किया है, साथ ही साथ में हमारे देश में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्शन में, वो चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई। आपको मज़ा आएगा ये सुनकर। ठीक है, तो अच्छे से यहाँ पर हर एक चीज़ को सुनते हुए चलना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बिल्कुल सिंपल शब्दों में। तो राइटर यहाँ पर बोलती हैं कि देखिए, जो हमारा अभी 7वां बजट आया, कहने का मतलब है
जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, इनके अंडर में ये 7वीं बजट स्पीच थी और इस बजट स्पीच में यहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा कमिटमेंट हम लोगों ने देखा। और वो कमिटमेंट क्या है? क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। जो आज दोस्तों सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है वो कोयले को जलाकर ही किया जाता है। कोयले को जलाते हैं तब हमारे थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर में बिजली बनाई जाती है, वो बिजली डिस्कॉम तक पहुंचती है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, और डिस्कॉम से आपके घर तक पहुंचती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर बिजली है, कोयले के साथ साथ आजकल हम फोकस कर रहे हैं, दुनिया ही फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी से भी प्रोड्यूस की जा सके। रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे यहाँ पर आपकी आ गई सोलर एनर्जी, है ना, साथ ही साथ में यहाँ पर आपको विंड एनर्जी देखने को मिल जाएगा, टाइडल एनर्जी देखने को मिल जाएगी, ये सब आपकी रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं। तो आज के समय पर ये एनर्जी ट्रांजिशन करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया भर से भी लगातार इंटरनेशनल प्रेशर देखने को मिलता है कि भाई भारत या दूसरे कंट्रीज़ कोयले को कम जलाए, क्योंकि कोयले को हम जलाते हैं तो बिजली तो मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे कार्बन एमिशंस होते हैं, यानी प्रदूषण होते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे राइटर बात करती हैं कि अब की बार बजट स्पीच में भारत का एक कमिटमेंट है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर, जो कि एक बहुत ही अच्छा कमिटमेंट है। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं गर्मियों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स नज़र आ रही हैं, गर्मी भयंकर पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों में पावर डिमांड भी बढ़ रही है। ऑब्वियस सी बात है, गर्मी जितनी बढ़ेगी, कूलर, पंखा, एसी सभी चीज़ें चाहिए होगी, तो डिमांड बढ़ेगी पावर की, और डिमांड बढ़ेगी पावर की, तो ये चीज़ें क्या दर्शा रही हैं देखिए, क्योंकि लोग यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यूज़ कर पा रहे हैं, तो यानी कि लोगों की जो करंट समय पर लिविंग कंडीशन है वो इंप्रूव हो रही है, तो इकॉनमी यहाँ पर वो दर्शाता है। साथ ही साथ में क्लाइमेट भी गर्म हो रहा है, ये चीज़ भी दर्शाई जाती है इस पर्टिकुलर चीज़ से। लेकिन राइटर ये बोलती हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, करंट सरकार है, इन्होंने जो एनर्जी सिक्योरिटी है और जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है, इसको प्रायोरिटी पे रखा है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ें होंगी जो इंडिया ने पिछले 10 सालों में अचीव की हैं करंट गवर्नमेंट के अंडर में, और वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ है यहाँ पर यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन। करंट समय पर अगर हम देखते हैं तो लगभग सभी घर में यहाँ पर जो बिजली का कनेक्शन है वो देखने को मिलेगा। उसके लिए सौभाग्य स्कीम भी चलाया गया, है ना। फिर कुछ सर्वेस करे गए, सर्वे के हिसाब से ये पता चला कि साल 2020 में लगभग 97% के आसपास जितने भी घर हैं सभी में बिजली का कनेक्शन पहुंच चुका है, जो पहले इतने बड़े लेवल पर नहीं था। अब दूसरा जो अचीवमेंट हुआ है पिछले 30 सालों के अंदर में, वो है देश ने 5 गुना ज़्यादा बढ़ते हुआ, यानी कि 5 गुना ज़्यादा जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो इंप्रूव हुई है, वो यहाँ पर राइटर का कहना है। ठीक है, नीचे ही यहाँ पर इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो हमारी जो स्पेशली एनर्जी कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में 5 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। सोलर एनर्जी से हम लोग जो सोलर पैनल है उससे बहुत सारी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें भी एक सुधार हुआ है, जो अगेन एक बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरा जो ये देखने को मिला कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में लॉसेस हुआ करते थे, एक समय पर जो बिजली आपके घर में आ रही है उसमें बहुत सारे लॉसेस हुआ करते थे, और जो कंपनियां हैं वो घाटे में चल रही थीं। तो वो कंपनियां घाटे में तो चल रही हैं करंट समय पर, लेकिन वो घाटा पहले जितना नहीं है। जो पहले 40% के आसपास था वो कम होकर 15% हो चुका है। तो भारत का पावर सेक्टर नो डाउट काफ़ी मजबूत हुआ, लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हमने फेस किए। जैसे हम लोग पावर सिस्टम में हमेशा डीकार्बोनाइजिंग वाली चीज़ें फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस यही है कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें, कार्बन एमिशंस को ख़त्म कर सकें। लेकिन जो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है, हमारा मेन टारगेट यही है भाई, कम प्रदूषण में अच्छी क्वालिटी की बिजली अफोर्डेबल वे में लोगों को पहुंचाया जा सके। तो इसके लिए क्या है, भारत का जो पावर सेक्टर है उसको तैयार होना पड़ेगा आने वाले समय के लिए। आगे और भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। हमारी जो साल की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो 7 से 9% सालाना बढ़ रही है। हर चीज़ ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के बेसिस पर है। हर साल 7 से 9% के आसपास दोस्तों अगर हम देखते हैं तो बिजली की डिमांड बढ़ रही है। तो क्लाइमेट चेंज भी बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, बिजली की डिमांड भी बढ़ रही है, प्लस जो हमारी बिजली बांटने वाली कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं, है ना, इनको यहाँ पे अपने प्लान में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। और अगर यहाँ पर ये प्लान में चेंजेस नहीं करेंगे तो अगेन बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है। और अभी ये जो समस्या के बारे में राइटर बताती हैं, इन समस्या को एड्रेस करने के लिए भी यहाँ पर उन्होंने कुछ सोल्यूशन दिए हैं। अब वो सोल्यूशन क्या है कि देखिए भैया, पहला सोल्यूशन यहाँ पर ये बोलती हैं कि सरकार को अपने टारगेट्स बढ़ाने होंगे। सरकार को रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि अगर हम सोलर एनर्जी ज़्यादा बना लें, विंड एनर्जी ज़्यादा बना लें, तो कोई चिंता वाली बात भी नहीं है, क्योंकि ये प्योर एनर्जी है, कोई प्रदूषण नहीं हो रहा, और इससे यहाँ पर जो लोगों की डिमांड बढ़ रही है वो पूरी हो सकेंगी। तो भारत को टारगेट बढ़ाना पड़ेगा।
हमें साल 2030 तक, राइटर बोलती हैं साल 2030 तक 500 गीगावाट से ज़्यादा एनर्जी को बनाना पड़ेगा। ये हमारा बड़ा टारगेट होना चाहिए। भले ही हमने कई सारे एफर्ट्स लगाए रिन्यूएबल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भारत के पावर जनरेशन के अंदर में, लेकिन फिर भी बहुत सारे शॉर्टेजेस करेंटली हम फेस करते हैं। इंडिया का पावर जनरेशन मिक्स वे में चल रहा है। हम कोयले से भी बना रहे हैं बिजली, प्लस यहाँ पर सोलर एनर्जी से भी डेवलप कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज सिस्टम, इन दोनों पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये काम जल्दी हो सकता है। अगर आप कोयले से बिजली बना रहे हैं और एक नया पावर प्लांट लगाना चाहें तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, जबकि आप सोलर पैनल्स को एस्टेब्लिश करके नया बैटरी स्टोरेज लगा सकते हैं, जहाँ पर सूर्य से एनर्जी जनरेट होगी, बिजली बनेगी, उसको आप बैटरी में स्टोर करके रख सकेंगे, जिससे दिन में यहाँ पे केवल सोलर एनर्जी का उपयोग किया जा सकेगा, रात में जो बैटरी में एनर्जी स्टोर्ड है उसका यूज़ किया जा सकेगा। तो ये एक बड़ा सोल्यूशन हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे राइटर बोलती हैं कि हमें क्लीन एनर्जी सोर्सेज पे ही फोकस रखना है, क्योंकि हम पीछे चल रहे हैं। साल 2023 में, केवल 2023 की बात करेंगे तो चाइना अकेला 300 गीगावाट तक की जो सोलर और विंड कैपेसिटी है उसको ऐड कर चुका है अपने देश में, और यूरोपियन यूनियन ने 73 गीगावाट तक की एनर्जी ऐड कर दी है। लेकिन भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो केवल 144 गीगावाट तक का है। तो हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना होगा, अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल कई सारे राज्यों में है। तो उन पोटेंशियल का प्रॉपर तरीके से यूज़ करना, यूटिलाइजेशन करना, रिसोर्सेज हैं तो उसका इस्तेमाल करना आपके ऊपर निर्भर करता है। और केवल सोलर एनर्जी नहीं, आप कुछ और क्लीन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ भी जा सकते हैं। फिर राइटर यहाँ पे और चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं, जैसे इनका यहाँ पर कहना यह है कि फास्ट ट्रैक डिजिटाइजेशन, तेज़ी से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डिजिटाइजेशन कर सकते हैं। अपने जो डिस्कॉम हैं, यानी यही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, यहाँ पर इनमें चीज़ों को डिजिटाइज़ करना इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होगा भारत के एनर्जी ट्रांजिशन में। डिजिटाइज में बेसिकली स्मार्ट मीटर, आपको पता होगा आजकल स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। बिहार और असम में तो ताबड़तोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। कुछ दिनों पहले मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया भी था, एक आर्टिकल आया था। अब स्मार्ट मीटर में हर एक चीज़ आपके पास में बहुत अच्छे से पता चल जाती है। आपकी पावर की डिमांड कितनी है सटीक तरीके से पता चल जाएगा, प्लान नेटवर्क्स बेटर तरीके से पता चल जाएंगे, है ना। तो आप कॉस्ट इफेक्टिवली उसका यूज़ कर पाओगे। करेंट समय पर 11 मिलियन से ज़्यादा स्मार्ट मीटर्स ऑलरेडी हमारे देश में इंस्टॉल किए जा चुके हैं, और सबसे ज़्यादा जो मीटर्स लगे हैं बिहार और असम में लगे हैं। जबकि भारत के अंदर में स्मार्ट मीटर लगभग 250 मिलियन का टारगेट रखा गया था, लेकिन उस 250 मिलियन टारगेट से हम बहुत पीछे हैं, केवल 11 मिलियन ही हो पाया है। तो बिहार और असम से यहाँ पे कुछ सीखना होगा अपने स्मार्ट मीटर्स को यहाँ पे लगाने के लिए। लेकिन भले ही आप स्मार्ट मीटर लगा लो, उसके लिए बहुत सारी जो पर्सनल डिटेल्स है वो रखनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो आपको कंज्यूमर प्राइवेसी को भी ध्यान में रखना होगा, ताकि जो साइबर अटैक वगैरह जैसी चीज़ें हैं उससे यहाँ पे लोगों को बचाया जा सके। तो राइटर एट द लास्ट बोलती हैं सभी जो यहाँ पे नज़र हैं वो सरकार के ऊपर है, ताकि सरकार यहाँ पर बढ़िया तरीके से एक मतलब जितना भी यहाँ पर सब कुछ हुआ है उसमें एक बड़ा इम्प्रूवमेंट करे, और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे अपने क्लीनर एनर्जी के ऊपर में, और साथ ही साथ में जो हमारी पावर ग्रिड है उसको मजबूत किया जाए, ताकि हमारी इकॉनमी बढ़िया तरीके से ग्रो हो। और क्योंकि हम लोग क्लीन एनर्जी पे काम कर रहे होंगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जनरेट कर रहे होंगे, तो उसी क्षेत्र में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की नौकरियां भी जनरेट होंगी। तो इससे दोस्तों यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है देश में वो हमको नज़र आएगा। ये बात यहाँ पर राइटर ने एक्सप्लेन की है। आई होप आपको बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा जो एडिटोरियल है वो क्लियर हो चुका है, और बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाया है। चलिए आपको मैं एक मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी आर्टिकल के बेसिस पे देखते हैं कौन कितनी अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर पाता है। तो ये है दोस्तों आपके सामने आज का मेंस क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन्वेस्टिंग इन क्लीनर और फ्लेक्सिबल, ये स्पेलिंग गलत हो गया, इसको फ्लेक्सिबल कर लेना। तो इन्वेस्टिंग इन क्लीनर, फ्लेक्सिबल एंड रेजिलिएंट पावर ग्रिड, अगर हम इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे हमारी इकॉनमी बढ़ेगी, बहुत सारी नौकरियाँ जनरेट होंगी क्लीन एनर्जी सेक्टर में। इस पे आपके क्या विचार हैं? 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 250 शब्दों में आपने लिखना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट बढ़िया से पढ़कर एक अच्छा सा आंसर लिख सकें। तो स्वच्छ, लचीली और इस पावर ग्रिड में निवेश करने से हमारी अर्थव्यवस्था को निरंतर बढ़ने में मदद मिलेगी, और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में नौकरियाँ पैदा होंगी। इस पर आपके क्या विचार हैं बताइए 250 शब्दों में। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं।
आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, पेज नंबर 8 पर हमारे लिए एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जिसको मथंगी स्वामीनाथन ने लिखा है। फाउंडर हैं पैरिटी लेबर की। तो इन्होंने यहाँ पर स्पेशली वेमेन से रिलेटेड जो वॉयलेंस है ना, उसके बारे में डिस्कशन किया है। और यहाँ पे वॉयलेंस में अलग अलग प्रकार के वॉयलेंस होते हैं, है ना। डोमेस्टिक वॉयलेंस वगैरह आपने सुना होगा, घरेलू हिंसा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इंस्टीट्यूशनल वॉयलेंस। होता क्या है कि महिला के साथ में कोई वॉयलेंस हुआ है, कोई हिंसा हुई है, तो अगर वो यहाँ पर न्याय लेने के लिए जाती है तो जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं वो भी यहाँ पे उसके साथ में एक डिस्क्रिमिनेशन वाला जो बिहेवियर है वो अपनाते हैं। ऐसे ही कई बार ऑफेंसिव बिहेवियर्स पुलिस वालों के थ्रू कर दिया जाता है ना। तो वो यहाँ पर बोला गया, तो उनका प्रॉपर तरीके से न्याय नहीं मिलता। ठीक है, अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो या तो बातें थोड़ा सा समझा दिया जाएगा, ठीक किया जाएगा। अगर उनके साथ मान लो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो भारत में इतना जल्दी डाइवोर्स होता नहीं है। जैसे दूसरे कंट्रीज़ में तुरंत एक ऑप्शन होता है डाइवोर्स लिया जाए, इंडिया में डाइवोर्स रेट सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है, तो वो चीज़ राइटर ने यहाँ पर उठाई है। देखते हैं कि आखिरकार क्या क्या यहाँ पर इनका कहना है। चलिए एक एक करके यहाँ पर पैरावाइज समझते हैं, उसके बाद आपको बढ़िया क्लैरिटी आएगी। राइटर बोलती हैं, अभी इंडिया में इलेक्शन हुए और भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस में एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई। इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि भाई 642 मिलियन वोटर्स, 642 मिलियन वोटर थे, जिसमें से आधी से ज़्यादा महिलाएं थीं जिन्होंने वोट दिया हमारे दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के अंदर में। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि इतनी महिला, आधे से ज़्यादा महिलाओं ने वोट दिया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी देश के अंदर में हर दिन 90 के आसपास रेप के केसेस नज़र आ रहे हैं। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो वेमेन सेफ्टी के ऊपर भी फोकस रखना होगा, वेमेन को डिमांड करना होगा। ठीक है, कि भाई यहाँ पे उनको इन चीज़ों की कि भाई हम वोटिंग में एक बड़ा रोल निभाते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो वायलेंस है उस चीज़ को काउंटर करने के लिए कुछ करना होगा। और अभी के समय पर एक डेटा रियली ये बताता है कि 50% के आसपास जो वेमेन है वो डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही हैं। 3 में से 2 दलित वेमेन जो हैं वो सेक्सुअल वायलेंस फेस करती हैं अपने लाइफ टाइम में। प्लस ये सब होने के बावजूद भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर इसका मुद्दा उठाती नहीं है, सभी यहाँ पर इसको इग्नोर कर देते हैं। इवन जो वोटर्स है वो भी इसकी मांग नहीं करते, तो मामला ये उठता नहीं है। वो राइटर ने एक्सप्लेन किया। अब ये राइटर ये बोलती हैं कि मामला ये थोड़ा सा और ज़्यादा गंभीर है और वॉर्स सिनेरियो में है, लेकिन होता क्या है, नज़रअंदाज कर जाते हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है काफ़ी सारी जगह पर। ठीक है, मर्द और औरत इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, कई बार जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, कई बार यहाँ पे अलग अलग जो जगह हैं स्टीरियोटाइप सोच आपको देखने को मिल जाती है, पुराने ज़माने की सोच देखने को मिल जाती है कि जो वेमेन है वो केवल घर के कामों के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। तो राइटर एक्सप्लेन करती हैं उसकी वजह से काफ़ी बार डोमेस्टिक वायलेंस भी होते हैं उस पार्टनर के थ्रू। यहाँ पे उस महिला का जो यहाँ पर हस्बैंड है, पार्टनर है, उसके थ्रू यहाँ पे वायलेंस करे जाते हैं। और जो भी यहाँ पर हिंसा हुई है उस हिंसा को यहाँ पर फिर वो महिला लगातार सह जाती है, ये राइटर बोलती हैं। क्योंकि अगर वो कहीं पर कंप्लेंट वगैरह करवाने जाती है ना, इंस्टीट्यूशनल वायलेंस यहाँ पर उसके साथ में देखने को मिलेगा। पहले तो उसे बहुत ज़्यादा समझाया जाएगा चारों तरफ से, लेकिन उसके साथ में जो जेंडर बेस्ड वायलेंस हुआ है वो वही समझती है, वो समझ सकती है। लेकिन जो हमारा एक ब्रूटल पुलिस सिस्टम है, राइटर यहाँ पे पुलिस सिस्टम के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा बताती हैं कि जो ब्रूटल पुलिस सिस्टम है यहाँ पे लंबा समय लग जाता है। कोई भी एक छोटा सा भी केस होगा उसमें 10 साल लग जाएंगे एक जस्टिस मिलने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो महिलाओं को यहाँ पर जो जस्टिस है वो बहुत ज़्यादा डिले से भी मिलता है, तो वो भी यहाँ पर बोला जा रहा है। इनका कहना यह है कि हर 2 में से यहाँ पर एक महिला अपना पार्टनर के थ्रू वायलेंस फेस करती हैं। इस वजह से एक दिक्कत है, इंडिया के अंदर में जो डाइवोर्स रेट है वो पूरे दुनिया में सबसे कम है। केवल 1% डाइवोर्स रेट है भारत के अंदर में, ये बताया गया। काफ़ी सारी रिपोर्ट का ये कहना है कि लगभग 77% महिलाएं जो भारत में वो साइलेंट रह जाती हैं, चुप रह जाती हैं। इवन यहाँ पर उनके रिलेटिव्स, उनके फैमिली वाले भी चुप रह जाते हैं इस वायलेंस को देखकर।
जो भी यहाँ पर उनके साथ हुआ है उनके पार्टनर के थ्रू किया गया है, हस्बैंड के थ्रू किया गया है। तो ऐसी सोच सी बन के आ गई है कि यार सबके साथ होता है, ठीक है सह लो, ये वो ऐसा कुछ यहाँ पर चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से जो वेमेन है वो साइलेंट रहती है, चुपचाप रहती है और उसी वॉयलेंस को सहती रहती है। फिर ये राइटर ने बोला, ये कहती हैं लोग भी समझा देते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पर उन चीज़ों को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में वॉयलेंस फिर बढ़ता रहता है। राइटर बोलती हैं ऐसे यहाँ पर एक केस नज़र आया, और वो केस किसका है? रंजीता फाउंडर हैं। रंजीता बेसिकली यहाँ पर एक पर्सन है जो कि समर्थ्या की फाउंडर हैं। तो उन्होंने एक महिला इनके पास में पहुँची जिसकी यहाँ पर खून वगैरह निकल रहा था, ठीक है। अब होता यहाँ पर यह है कि वो जो फाउंडर थी रंजीता, वो उस महिला की हेल्प करती हैं, पुलिस स्टेशन लेकर जाती हैं, एक कंप्लेंट फाइल करवाती हैं। लेकिन पुलिस वाला यहाँ पर क्या करता है, जिनके साथ में वॉयलेंस हुआ है, जिन महिला के साथ में, उनको बोलता है कि उनके साथ में अकेले बात करनी है। तो जो यहाँ पे कंपनी की फाउंडर थी वो पीछे हट जाती हैं, ठीक है। जिस महिला के साथ में वॉयलेंस हुआ पुलिस स्टेशन में उनके साथ में अकेले ही बातचीत की गई, और बातचीत करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों मामले को थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर जो कंपनी की फाउंडर गई थी उनके साथ में, उन्होंने बोला नहीं हमें केस करवाना है। तो हुआ यहाँ पर यह है कि पुलिस वाले उसी कंपनी की फाउंडर को कहने लगे कि भाई आप ज़बरदस्ती यहाँ पे क्यों उनको यहाँ पे इस मामले में उतार रही हैं। ऐसे ही केसेस दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे केसेस कर्नाटका से भी नज़र आते हैं, है ना। फिर उसके बाद पुलिस वाले ने ये बोल दिया कि ये जो केस है ये कर्नाटका के जगह में नहीं आता है ना, ये केस हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो हम यहाँ पर इस केस को नहीं हैंडल कर सकते। तो राइटर ये बोलती हैं कि ऐसा सब कुछ चल रहा है, अगर केस करवाने जाएं भी तो ये सब प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं करंट समय पर जस्टिस सिस्टम के अंदर में वो फेस करने पड़ रहे हैं। फिर राइटर बोलती हैं सबसे बड़ी दिक्कत है रूरल इंडिया के अंदर में। अगर हम शहरों की बात करेंगे तो शहरों में यहाँ पे बोला जा रहा है कई सारे बैरियर्स महिलाओं के लिए लगा दिए गए हैं, बाधाएं बना दी गई हैं। डाइवोर्स ऑलमोस्ट बिल्कुल लास्ट ऑप्शन, या डाइवोर्स का भी ऑप्शन होता ही नहीं है। अगर यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है इंडिया में तो यहाँ पर डाइवोर्स एक ऑप्शन कोई देखता ही नहीं है, सोचता है यहाँ पर ठीक है समय के साथ में सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई केसेस हैं भी, जो केसेस चल भी रहे हैं, तो इंडिया के अंदर में लगभग 40 मिलियन के आसपास कोर्ट केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जहाँ पर जेंडर बेस्ड वॉयलेंस का जिक्र हुआ है। जेंडर बेस्ड वॉयलेंस को लेकर यहाँ पर इतने सारे केसेस हैं। तो जस्टिस मिल पाना भारत में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत डिले हो जाता है। तो वो खुद यहाँ पर एक कह सकते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है सभी लोगों के लिए। तो हमारे लिए यहाँ पर एक आखिरी होप है कि हम चाहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इलेक्टेड लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्योंकि इस इलेक्शन में महिलाओं का एक बड़ा योगदान है, वो सब सामने आएँ और हमारे लिए यहाँ पर इस प्रकार का इंस्टीट्यूशन जो जस्टिस है उसको बनाने की कोशिश करें। जहाँ पे राइटर ने एक एग्जाम्पल दिया है बुंदेलखंड का। यहाँ पे ये बोलती हैं कि एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल क्या है, वो है वनांगना। वनांगना क्या है, एक महिलाओं का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, संगठन बनाया गया बुंदेलखंड के अंदर में, ठीक है। जहाँ पे पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट, उसके अलावा वेमेन सेंट्रिक सर्वाइवर प्रोसेस, ये सभी चीज़ें उसके अंदर में रखी गई हैं। तो हमें ये लर्निंग्स जो महिलाओं के उत्थान के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, वही लर्निंग्स बुंदेलखंड रीजन से लेनी होंगी, और उस ऐसे जो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमें देश के स्तर पर सेटअप करने होंगे, जहाँ पर महिलाओं को इस प्रकार का कोई वायलेंस हो रहा है तो इस वायलेंस को प्रमोट ना करने के बजाय उनको जस्टिस देने की बात करें। और इसके लिए हमें बहुत सारा डेटा और बहुत सारे स्टोरीज़ की ज़रूरत है ताकि हम पब्लिक में अवेयरनेस फैला सकें, क्योंकि लंबे समय से, दशकों से जो इंस्टीट्यूशनल वायलेंस है वो हो रहा है, तो उसको टैकल करना हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन आज टैकल नहीं किया तो समझना जैसे तैसे हम वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि विमेन कुछ बोलेगी नहीं, ज़िंदगी भर साइलेंट रहेगी, तब प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होंगी। राइटर बोलती हैं कि हमारे पास में नए नए लॉज आए हैं, क्रिमिनल लॉज आए हैं, वहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेशल फोकस कर सकते हैं इस प्रकार के इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर में। वोटर्स और पॉलिटिशियंस, इन दोनों के पास में यहाँ पर पावर है इस मुद्दे के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने की। तो हमारी सरकार को ये काम करना होगा, और इसके लिए जितने छोटे छोटे गांव हैं, ये तो कुछ केसेस होते हैं जिसकी हमें पता चल जाता है। कई सारे गांव आपको देखने को मिलेंगे, स्मॉल विलेजेस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे ऐसे केसेस हैं और भयंकर है, और भयंकर वायलेंस हो रहा है उनके साथ में, लेकिन यहाँ पर उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी हमारे पास में होती नहीं है। तो एज अ वोटर हम डिमांड करते हैं हमारे राइट्स की, हमारे हक की। वो बात यहाँ पे राइटर ने एक्सप्लेन की। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है कि जो राइटर ने यहाँ पर बताया है वो हर एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा दूसरा वाला एडिटोरियल भी समाप्त। आगे आते हैं
फिर उसके बाद दोस्तों बगल में ही यहाँ पर एक और एडिटोरियल देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये एडिटोरियल यार हमारे ज़्यादा काम का है नहीं। ये जो पर्टिकुलर एडिटोरियल आपको नज़र आ रहा है ये बात कर रहा है वेस्ट एशिया के बारे में, ठीक है। वेस्ट एशिया में जो करंट समय पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके बारे में, है ना। हुआ यहाँ पर ये, इजराइल ने अभी कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह का जो यहाँ पर एक मिलिट्री एडवाइज़र था, कमांडर था, फौज शुक्र, उसको मार के गिरा दिया, वो भी लेबनान के अंदर, और लेबनान में हिजबुल्लाह काम करता है। फिर दूसरा केस निकल कर आया, हमास का जो पॉलिटिकल चीफ है इस्माइल हानिया, उसको तेहरान में मार दिया इजराइल ने। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये करंट समय पर एक नए वॉर की तरफ इशारा कर रही हैं। और दोस्तों इस टॉपिक को लेकर 2 वीडियोस में क्रिएट कर चुका हूँ। एक वीडियो यहाँ पे हमारा बना हुआ है लगभग 4 अगस्त को, तो वैसे आज है यहाँ पर हमारी 6 अगस्त। 4 अगस्त का वीडियो ओपन कीजिए, वहाँ पे एक टाइटल दिया हुआ है कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर जो ईरान है वो इजराइल को अटैक कर सकता है, और इसकी वजह से जो यूएस है, अमेरिका ने अपने जो शिप हैं प्लस फाइटर जेट्स हैं वो इजराइल के सपोर्ट में डिप्लॉय कर दिया है मिडिल ईस्ट के अंदर में। तो उस वाले वीडियो को देख सकते हैं। और उस वीडियो के साथ साथ मैं एक वीडियो और रेकमेंड करूंगा आपको, इसी चैनल पर अपलोडेड है, मैंने पहले ही अभी जो शॉर्ट वीडियो बनाने शुरू करे हैं उसमें इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक जो चर्चाओं में उसको कवर करना शुरू किया है, वही हमारे न्यूज़पेपर में अगले दिन पब्लिश हो जाते हैं। जैसे ये जो वेस्ट एशिया वाला एडिटोरियल मैंने आपको बताया है ना, इसको अच्छे से समझना है। तो 31 जुलाई को मैंने एक वीडियो अपलोड किया है हमास चीफ इस्माइल हानिया के बारे में, ठीक है, कि जब इजराइल ने यहाँ पर 7 अक्टूबर का बड़ा बदला लिया, ऐसा कुछ यहाँ पर टाइटल लगा हुआ है थंबनेल में। आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस खाली यूट्यूब पर जाना और लिखना हमास चीफ बाय दीपक यादव एजुकेशन, आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को देख लेना, 10 मिनट का वीडियो है, आपको 10 से 13 मिनट का वीडियो है, उसमें सारी क्लैरिटी मिल जाएगी आखिरकार पूरा वेस्ट एशिया का पॉलिटिकल सिनेरियो चल क्या रहा है, ठीक है। आगे आते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा न्यूज़पेपर डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करेगी। फिलहाल के लिए आते हैं वर्ड ऑफ द डे पर। तो आज का वर्ड ऑफ द डे है लेथार्जिक। कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा लेथार्जिक या लेथार्जी, इसका मतलब होता है ड्राउजी, है ना, सुस्त सा हो जाना, जिसको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, ढीला ढाला, उसको यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं लेथार्जिक। तो इसी लेथार्जिक वर्ड का यूज़ करके फटाफट नीचे कॉमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस बनाओ। यार होता ये है ना, रोज़ यहाँ पे जो वर्ड मिलते हैं उसमें कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े ख़तरनाक सेंटेंस बनाते हैं, अपने दोस्त को, अपनी बहन को, भाई को, सभी को टारगेट करते हैं ये सेंटेंस का यूज़ करके। और देखना आज भी यहाँ पर यही होने वाला है, इस वर्ड का यूज़ करके, और सबसे ज़्यादा टारगेट करेंगे अपने सिबलिंग्स को ही, है ना। चलो कोई बात नहीं, बनाओ, लेकिन ज़रूर से बनाओ, कुछ भी करो, इन वर्ड का यूज़ होना चाहिए। यूज़ करना सीखोगे तो आगे यूज़। अब मान लो कहीं पर सुस्त का वर्ड यूज़ हो रहा है, ढीला ढाला है, ऐसा यहाँ पे कहीं पर यूज़ हो रहा है, तो उसके लिए ड्राउजी, स्लगिश वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेथार्जिक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आपके वोकैब को इम्प्रूव करती हैं। ऑब्वियस सी बात है, वोकैब इम्प्रूव होगा तो उससे आपको कॉम्प्रहेंशन में फ़ायदा होगा, और कॉम्प्रहेंशन में फ़ायदे के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट आपको मेंस आंसर राइटिंग के अंदर बड़ी हेल्प मिलेगी। चलिए बाकी आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन ये था कि बताइए जो सूडान का सबसे प्राइमरी नेचुरल रिसोर्स है इन चारों चीज़ों में से वो क्या है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जब मैंने आपको कॉपर वाला आर्टिकल पढ़ाया था ना, तो बताया अफ्रीका के अंदर में भरपूर मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो इसमें जो पेट्रोलियम है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सूडान के नेचुरल रिसोर्सेज में। पेट्रोलियम सूडान का प्राइमरी नेचुरल रिसोर्स है, ध्यान रखना, क्योंकि सूडान की देश की जो जीडीपी है या जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है वो ज़्यादातर पेट्रोलियम से ही आता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, उसके बाद में करते हैं अपने सेशन को समाप्त। हाँ मुझे पता है एक एडिटोरियल रह जा रहा है जो मैंने कल छोड़ा था, कौन सा वाला रह जा रहा है यार, गाज़ा पट्टी वाला, कि गाज़ा पट्टी में पोलियो वायरस फैल रहा है। कोई बात नहीं, पोलियो वायरस को लेकर जो डिटेल्स है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके लिए परेशान ना होइएगा। फिलहाल के लिए करते हैं अपने सेशन को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।